नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी अजीब चीज लगी है। एक बहुत पुरानी मेडिकल रिपोर्ट। ये अमोनियम कार्बोनिकम के बारे में है, जिसे हम और आप शायद स्मेलिंग सॉल्ट के नाम से बेहतर जानते हैं। हाँ, वही चीज जो पुरानी फिल्मों में किसी के बेहोश होने पर सुंघाई जाती थी। हमारे पास जो सोर्स है वो है तो छोटा सा, लेकिन हर लाइन में एक नई पहेली है। ये सिर्फ लक्षणों की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें ये भी बताता है कि ये दवा किस तरह के इंसान पर, किस मौसम में और दिन के किस पहर में सबसे ज्यादा असर करेगी। तो आज हमारा मिशन है इस पुराने दस्तावेज की परतों को खोलना और उस दौर के मेडिकल दिमाग को समझने की कोशिश करना। और शुरू करते ही एक बात जो है वो दिमाग को चकरा देती है। कौन सी? इसमें लिखा है कि ये खास तौर पर उन मजबूत मांसल महिलाओं के लिए है जिनकी जीवन शैली ज्यादातर बैठे रहने वाली है, या फिर उन बहुत नाजुक महिलाओं के लिए जिन्हें बार बार स्मेलिंग बॉटल की जरूरत पड़ती है। ये कितना अजीब और सटीक वर्णन है। यहाँ सिर्फ बीमारी की बात नहीं हो रही है। नहीं, यहाँ एक पूरे इंसान का खाका खींचा जा रहा है। और यहीं पर ये दस्तावेज आज के समय में इतना आकर्षक बन जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि पुरानी चिकित्सा पद्धतियां इंसान को मशीनी पुर्जों के जोड़ की तरह नहीं देखती थीं। अच्छा। वे एक पूरी साइकोलॉजिकल और फिजिकल एंटिटी मानती थीं। आज आप डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे मुझे सिर दर्द है, उस समय का डॉक्टर शायद पूछता आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी आदतें क्या हैं। हाँ, ये एक पूरी तरह से अलग नजरिया है। बिल्कुल, जो आज के स्पेशलाइज्ड मेडिसिन के दौर में लगभग हो गया है। चलिए इसी नजरिए को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें एक और चीज है जो मुझे बहुत मजेदार लगी। ओके। दस्तावेज कहता है कि ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें धोना नापसंद है। हाँ, ये वाला हिस्सा। उस समय के डॉक्टरों के हिसाब से मेरा भतीजा तो फिर परमानेंट मरीज है, उसे तो पानी से दुश्मनी है, लेकिन इसे एक मेडिकल लक्षण की तरह देखना, इसका क्या मतलब निकालें? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये उस समग्र दृष्टिकोण का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि ऐसे लोगों की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है और पानी से उन्हें सच में तकलीफ होती है। अच्छा। लेकिन इसका गहरा मतलब ये है कि उस दौर के चिकित्सक मरीज के व्यवहार की छोटी छोटी बातों को भी गंभीरता से लेते थे। धोना नापसंद करना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि शरीर और मन के बीच किसी गहरे असंतुलन का संकेत हो सकता है। ये एक ऐसा सुराग है जिसे आज का डॉक्टर शायद पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे। तो ये छोटे छोटे सुराग एक बड़ी तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हैं, और तस्वीर काफी गंभीर भी हो सकती है। दस्तावेज की शुरुआत में ही रक्तस्रावी प्रवृत्ति या हिमोराजिक डायथेसिस का जिक्र है। हाँ। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर के अंदरूनी बनावट ऐसी है कि कहीं भी बहुत आसानी से खून बहने लगता है। ओहो। और रुकता नहीं है। समझिए जैसे आपके शरीर के पाइप्स ब्लड वेसल्स बहुत नाजुक हैं और जरा से दबाव पर लीक करने लगते हैं। दस्तावेज में ये भी लिखा है कि छोटे मोटे अल्सर भी गैंग्रीन में बदलने लगते हैं, यानी सड़ने लगते हैं। बाप रे। तो ये दिखाता है कि इस दवा के बारे में सिर्फ मामूली बेहोशी या जुकाम के लिए नहीं, बल्कि उन गंभीर हालतों के लिए सोचा जा रहा था जहां शरीर का अपना सेल्फ रिपेयर सिस्टम ही फेल हो गया है। ठीक है, तो अब तक हमारे पास इस अमोनियम कार्बोनिकम पर्सनालिटी की दो तस्वीरें हैं। एक मजबूत सुस्त जीवन शैली वाली महिला और दूसरा पानी से नफरत करने वाला बच्चा। और दोनों के शरीर अंदर से कमजोर हैं। चलिए देखते हैं कि नाक से जुड़े लक्षण इस पहेली को सुलझाने में हमारी क्या मदद करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही अजीब लक्षण है, सुबह चेहरा और हाथ धोते समय नाक से खून बहना। खाने के बाद भी। ये इतना विशिष्ट क्यों है? धोने और नाक से खून बहने का क्या संबंध हो सकता है? देखिए, ये सवाल ही इस पूरी चिकित्सा पद्धति के दिल तक ले जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण सिर्फ नाक से खून बहना नहीं है, महत्वपूर्ण है कब और कैसे। अच्छा। धोते समय, खाने के बाद, ठंडी हवा में, इन ट्रिगर्स को ये लोग मोडालिटीज कहते थे। मोडालिटीज? हाँ, ये एक तरह से किसी भी लक्षण का समझिए यूजर मैनुअल है। अच्छा, तो मोडालिटीज एक तरह से किसी लक्षण की पूरी कहानी है। सिर्फ सिरदर्द नहीं, बल्कि धूप में जाने पर बढ़ने वाला सिरदर्द जो ठंडे कमरे में लेटने से ठीक हो, ये पूरी कहानी ही असल लक्षण है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही विशिष्टता निदान को सटीक बनाती है। धोने से नाक से खून बहना शायद ये बताता है कि शरीर पानी या तापमान जैसी सामान्य चीजों पर भी बहुत ज्यादा और गलत तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है।
समझ गया। सिर्फ खून बहने तक सीमित नहीं है, दस्तावेज में रात में नाक बंद होने का भी जिक्र है, इतनी ज्यादा कि मरीज को मुंह से सांस लेनी पड़ती है। इसी तो डिफ्थीरिया जैसी गंभीर बीमारी का भी लक्षण बताया गया है। बिल्कुल। और छोटे बच्चों में नाक बजने यानी स्नफल्स का भी जिक्र है। हाँ, तो ये ऊपरी श्वसन तंत्र यानी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक बड़े हमले की तरह लग रहा है। हाँ, ये सिर्फ एक बंद नाक नहीं है, ये एक पूरी प्रणाली के कमजोर पड़ने का संकेत है। दस्तावेज में ओजीना का भी जिक्र है, जिसमें नाक से खून मिलावा बदबूदार बलगम निकलता है। उफ। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां शरीर का प्रवेश द्वार यानी नाक अपनी रक्षा करने में नाकाम हो रहा है। अगर नाक और सांस एक ही सिस्टम का हिस्सा है तो अगर नाक में इतनी दिक्कत है तो क्या इसका असर फेफड़ों तक भी जाता है? बिल्कुल जाता है। दस्तावेज में सांस से जुड़ी क्या बातें हैं? वो भी बहुत गंभीर रूप में। एक लक्षण है सोते सोते सांस का रुक जाना और फिर मरीज हाँफते हुए जागता है। अच्छा, आज के जमाने के स्लीप एपनिया जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। और स्रोत इसकी तुलना ग्रंडेलिया और लेचेसिस जैसी अन्य शक्तिशाली दवाओं से करता है, जो दिखाता है कि इसे कोई मामूली समस्या नहीं माना जा रहा था। और ये भी लिखा है कि जरा सी मेहनत करने पर, जैसे कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर, सांस बुरी तरह फूल जाती है। हाँ, और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। कौन सा? कि ये एम्फाइसीमा के लिए सबसे अच्छी दवाओं में से एक है। एम्फाइसीमा तो फेफड़ों की एक बहुत ही गंभीर और लाइलाज बीमारी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दावा है। हमें ये भी समझना होगा कि उस समय एम्फाइसीमा का निदान आज की तरह एक्सरे या दूसरे टेस्ट पर आधारित नहीं था। सही बात है। हो सकता है ये किसी भी तरह की गंभीर सांस फूलने की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द हो, लेकिन ये इस दवा के प्रभाव की गहराई को जरूर दिखाता है। और ये जो सड़ने वाली थीम है वो यहाँ गले में भी दिखती है। गले में? कैसे? दस्तावेज में पुट्रिड सोर थ्रोट यानी सड़ा हुआ गला और टॉन्सिल में गैंग्रीन होने की प्रवृत्ति का जिक्र है। ये मामूली गले की खराश नहीं, ये एक विनाशकारी प्रक्रिया है। एक मिनट, मैं यहाँ एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा अजीब है। हाँ। इसमें लिखा है कि मासिक धर्म के दौरान हाँ। हैजे जैसे लक्षण, कॉलरा लाइक सिम्टम्स, हाँ। मतलब उल्टियां और दस्त, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये कनेक्शन ही उस समग्र दृष्टिकोण का सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि शरीर की कोई भी प्रणाली अकेले काम नहीं करती। अच्छा। मासिक धर्म के दौरान शरीर में बड़े हार्मोनल बदलाव होते हैं और इस मामले में ये बदलाव पूरे सिस्टम को हिला देता है। पूरे सिस्टम को? हाँ। पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, तंत्रिका तंत्र पर असर होता है, जिससे उदासी और थकान होती है। और साथ में दांतों में दर्द और पेट में ऐंठन भी। बिल्कुल। दस्तावेज ये भी बताता है कि मासिक धर्म समय से पहले बहुत ज्यादा और दर्दनाक होता है, इतना कि जांघों पर घाव हो जाते हैं। ये किसी एक अंग की नहीं बल्कि एक सिस्टम वाइड क्रैश की कहानी लग रही है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। पूरे सिस्टम की बात चल रही है तो त्वचा का जिक्र भी है। शरीर का स्कारलेटिना की तरह लाल हो जाना और मिलीरी रैश यानी छोटे छोटे दानों का निकलना। और यहाँ भी इसकी गंभीरता छुपी है। इसका उपयोग गंभीर स्कारलेटिना में बताया गया है, खासकर उन मामलों में जहां मरीज बेहोशी जैसी गहरी नींद में हो और सांस में घड़घड़ाहट हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और डरावनी बात यह है, ये उन मामलों में काम आती है जहां शरीर में जीवन शक्ति की इतनी कमी हो जाती है कि त्वचा पर दाने ठीक से निकल भी नहीं पाते। क्या मतलब? सोचिए, शरीर बीमारी से लड़ने के लिए इतना कमजोर हो चुका है कि वो बीमारी के सामान्य लक्षण भी पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पा रहा है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल। तो ये जो मोडालिटीज वाली बात आपने शुरू में कही थी, अब वो और साफ समझ आ रही है। हाँ, हमने देखा कि धोने से तकलीफ बढ़ती है। दस्तावेज के अंत में इन सभी को एक साथ बताया गया है। हाँ, और ये इस पूरी पहेली को एक साथ जोड़ता है। तो समस्याएं बढ़ती हैं ठंडे नम मौसम में, गीली पट्टियां लगाने से, धोने से और मासिक धर्म के दौरान। और आराम मिलता है। आराम मिलता है पेट के बल लेटने से, दर्द वाली करवट पर लेटने से और सूखे मौसम में। वाह! यह जानकारी एक अच्छे चिकित्सक के लिए सोने की तरह है। यह दवा के चयन को अनुमान से निकालकर एक सटीक विज्ञान बना देती है। एक तरह का व्यक्तिगत नुस्खा तैयार करने जैसा है। बिल्कुल। और अंत में दूसरे पदार्थों के साथ इसके रिश्ते का भी जिक्र है, जैसे ये रुस यानी एक जहरीले पौधे के जहर और कीड़ों के डंक का तोड़ है। लेकिन दो बातें और हैं जो थोड़ी रहस्यमयी हैं।
एक तो ये कि ये शरीर के दाहिने हिस्से को ज्यादा प्रभावित करता है। और दूसरी, जो शायद सबसे दिलचस्प है, वो ये है कि ये लैकेसिस नामक एक अन्य पदार्थ के प्रतिकूल है। एनिमिकल, यानी ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। हाँ, इन्हें एक साथ या एक के बाद एक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस छोटे से दस्तावेज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमने अमोनियम कार्बोनिकम का एक पूरा प्रोफाइल तैयार किया है। ये सिर्फ बेहोशी की दवा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक व्यक्तित्व है, एक मजबूत लेकिन सुस्त महिला। ये कुछ अजीबोगरीब लक्षण हैं, जैसे धोने से नाक से खून बहना या पानी से नफरत करने वाले बच्चे। और ये शरीर के अंदर चल रही एक गंभीर लड़ाई का संकेत है, जहां सिस्टम सड़ रहा है, खून बह रहा है और सांसें उखड़ रही हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर है। बिल्कुल। और एक अंतिम विचार के लिए मैं उसी एक बिंदु पर वापस आना चाहूंगी जिस पर हमने बात खत्म की, लैकेसिस वाली बात पर। हाँ, दस्तावेज की ये आकर्षक बात कि ये पदार्थ लैकेसिस के प्रतिकूल है। ये हमें पदार्थों के बीच के संबंधों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज मॉडर्न फार्मेसी में हम ड्रग इंटरैक्शन की बात करते हैं कि दो दवाएं मिलकर बुरा असर कर सकती हैं। सही बात है। ये शायद उसी का 19वीं सदी का वर्जन है, लेकिन ज्यादा दार्शनिक। यहाँ सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही। ऐसा लगता है जैसे ये एक तरह की व्यक्तित्व की दुश्मनी है। दिलचस्प। ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि चिकित्सा के संदर्भ में दो पदार्थों के दुश्मन होने का असल में क्या मतलब हो सकता है। क्या वे बस एक दूसरे के केमिकल असर को काट देते हैं, या ये किसी गहरी जैव रासायनिक या शायद एक ज्यादा सूक्ष्म एनर्जेटिक लेवल की असंगति की ओर इशारा करता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में शायद आज भी हम बहुत कम जानते हैं।